गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का न्यूज़ देखते हैं हम लोग। कश्मीर भारत का मुकुट है जो कि मैं चाहता हूँ कि यह और सुंदर व समृद्ध हो। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पीएम नरेंद्र मोदी जी का है, जो कि सोनमर्ग है, सोनमर्ग क्षेत्र कहाँ का, जम्मू कश्मीर का। तो वो उसको लेकर कहा कि जम्मू कश्मीर देश का जो है ये क्या है, मुकुट है। तो इससे क्या क्या बातें हुई तो इसमें देखते हैं। तो वर्तमान की यदि बात करें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है, तो उमर अब्दुल्ला है। और पीएम कश्मीर की घाटी में 6.5 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग के लोकार्पण के बाद लोगों को संबोधित करते हुए और उपराज्यपाल मनोज पांडे, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। तो ये सोनमर्ग और गुलमर्ग की यदि बात करें तो ये आपका क्या है, एक घास का मैदान है जम्मू कश्मीर का, लेकिन वहीं पर एक सुरंग बनाया जा रहा है। वो कितने किलोमीटर का होगा, 6.5 किलोमीटर का। और इसी का लोकार्पण किया पीएम मोदी के द्वारा। सोनमर्ग सुरंग याद रखना है, सोनमर्ग सुरंग कहाँ है, आपका जम्मू कश्मीर में 6.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की बात करें कौन है, तो उमर अब्दुल्ला। उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा कुछ देखते हैं हम लोग उसमें और क्या है। तो जम्मू कश्मीर की जो घाटी होता है उसी को करेबा या कयार कहा जाता है। करेबा का उदाहरण है। और जम्मू कश्मीर में ही क्या, केसर की खेती की जाती है। और केसर को जम्मू कश्मीर के लोग, स्थानीय लोग इसको जाफरान के नाम से जानते हैं। वही मार्ग की बात करें, मर्ग जम्मू कश्मीर के लघु हिमालय की ढाल, कौन सा, लघु हिमालय की ढाल, लघु हिमालय की ढाल वाले छोटे घास के मैदान, छोटे छोटे घास के मैदान जो है इसको मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जम्मू कश्मीर के लघु हिमालय की ढाल, कौन सा, तो लघु हिमालय की ढाल वाले छोटे छोटे घास के मैदान को मर्ग कहा जाता है, जिसका नाम है गुलमर्ग और सोनमर्ग। और यही सोनमर्ग सुरंग का भी निर्माण किया गया है, जिसका लंबाई 6.5 किलोमीटर है। जिसका लंबाई कितना है, 6.5 किलोमीटर। वहीं घास के मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है। वहीं घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, और इसमें देखते हैं कि कौन सा सुरंग है, कौन सा पहले से यहाँ पे दर्रा था और कौन कौन सी नदी यहाँ से निकलती है, तो इसका भी बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले परियोजना की बात करें, सलाल परियोजना। सलाल परियोजना ये किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर इससे लाभान्वित होगा। और ये किसके लिए, जल विद्युत के लिए किया गया था। कौन सा, सलाल परियोजना। वहीं दुलहस्ती परियोजना की बात करें, ये भी चिनाब नदी पर है और लाभान्वित जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर को होगा। और ये भी जल विद्युत के लिए किया गया है। वहीं बघियार परियोजना, देखिए ये सब जितना भी ये चिनाब नदी पर, ये तीनों हो गया आपका चिनाबी, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बघियार परियोजना। ये तीनों आपका कहाँ, चिनाब नदी पर। और जम्मू कश्मीर को ये तीनों से लाभ होगा। और तीनों जो है आपका किसके लिए, जल विद्युत उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। और है आपका उरी परियोजना। और ये उरी परियोजना किस नदी पर, झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर को लाभ होगा। और ये जल विद्युत परियोजना के लिए है। वहीं एक है तुलबुल परियोजना, और ये भी किस पर है, आपका झेलम नदी पर। तो झेलम नदी पर दो हो गया, एक उरी और तुलबुल। और बघियाल, बघियाल के साथ साथ आपका और अन्य जो है दो, दुलहस्ती
और सलाल परियोजना, ये दोनों तीनों कहाँ हो गया, चेनाब नदी पर। और तुलबुल परियोजना एकमात्र ऐसा है जो कि जल परिवहन के लिए, यानी जल परिवहन का मतलब इसमें कच्चे माल की ढुलाई के लिए इसमें नाव चलेगा, बोट चलेगा, उसके लिए जल परिवहन के लिए ये तुलबुल परियोजना लाया गया था। और इसके अलावा जितने उधर देखिए सब किसके लिए, आपका विद्युत परियोजना के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे कौन सा दर्रा है आपका, बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा, ये दो दर्रा है, बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा है। और यदि इतिहास इसका देखें तो वहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था, यानी बौद्ध के चौथे बौद्ध संगति। तो कहाँ पे, कुंडल वन कश्मीर में। और ये इसका यदि बात करें तो प्रथम शताब्दी में हुआ था। इसका अध्यक्ष था वसुमित्र या फिर अश्वघोष था। वही शासनकाल की यदि बात करें तो किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल वन कश्मीर में हुआ था प्रथम शताब्दी में। इसका अध्यक्षता किसने किया था, वसुमित्र या अश्वघोष ने। और इसके किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। एक दूसरा न्यूज है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अंतरिक्ष में इसरो के लैब में उगाया पालक। तो पहले जो लोबिया उगाया गया था, अंतरिक्ष में लोबिया उगाया था, लोबिया के बीज को अंकुरित करने के बाद अब किसका, ये पालक का क्या उगाया जा रहा है, पालक को उगाने में सफलता मिली है। तो किस रॉकेट के द्वारा, PSLV रॉकेट के द्वारा ले जाया गया है, PSLV के द्वारा। वहीं इसमें 350 किलोग्राम की यानी 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पृथ्वी से परिक्रमा कर रहा है। और ये PSLV 4 यानी चौथा के तहत रॉकेट चौथे चरण का उपयोग, कितने चरण का, ये चौथे चरण का उपयोग किया गया है। ये चौथे चरण का उपयोग कर रहा है और वैज्ञानिकों को ये हासिल मिला है। अब देखिए इसमें अंतरिक्ष में भेजा गया पालक का कैलस विकसित हो रहा है, कैलस। तो ये कैलस क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। जब कोशिका विभाजन होकर अनेक कोशिकाओं का एक समूह बनाता है उसे कैलस कहते हैं। जब कोशिका विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है उसी को क्या कहते हैं, कैलस। तो कैलस क्या है आपका, कोशिकाओं का समूह, यानी अनेक प्रकार के कोशिकाओं का समूह को कैलस कहते हैं। और इसमें जो है पालक साग को ही क्यों ले गया उगाने के लिए, तो उसका रीज़न है कि उसका रंग हरा होता है और इसका जो है इनबिल्ट कैमरे में क्या के माध्यम से तस्वीर उसका आसानी से खींचा जा सकता है, इसलिए पालक साग को ही उगाया गया। तो वहीं लोबिया के बाद दूसरा आपका क्या, पालक साग को आसानी से अंतरिक्ष में उगाने में सफलता लगाए हैं, यानी सफल हो गए हैं। तो PSLV के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। PSLV क्या है, इसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट यानी सेट लॉन्च व्हीकल। तो ये जो कब से इसका प्रारंभ किया गया था, तो 1990 के दशक से ये भारत में परमोचयान के तौर पर इसको प्रारंभ किया गया 1990 के दशक पे, PSLV। और इसमें इंजन जो लगाया जाता है उसका नाम है विकास। उस इंजन का नाम क्या है, विकास है। वहीं इसमें ईंधन की बात करें तो ईंधन इसमें जो ठोस और द्रव्य दोनों प्रकार के ईंधन का यूज किया जाता है, ठोस और द्रव्य दोनों प्रकार के ईंधन का यूज किया जाता है। वहीं PSLV प्राय 1600 से 1800 किलोग्राम वजनी उपग्रह को ध्रुवी कक्षा में पहुंचाने की क्षमता रखता है। तो आपको 1600 से 1800 वजनी उपग्रह को कहाँ ले जाया जा सकता है, ध्रुवी कक्षा में पहुंचाने की क्षमता रखता है। तो इसमें जो है चित्र के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें देखिए ठोस द्रव यानी इसको 4 चरण में जो 4 चरण बनाया है। और पहले चरण में ठोस, फिर द्रव, फिर ठोस और फिर द्रव, इस प्रकार से उसका ईंधन के लिए ये बॉक्स बनाया है।
और ऊपर में इसका जो पेलोड रखा जाता है, यानी कोई भी उपग्रह या किसी भी चीज़ को यहीं पर रखा जाता है और यहीं से ये ऊपर की ओर जाता है। तो आपका ठोस, द्रव, ठोस, द्रव, यानी 4 चरण है, तो चारों को अलग अलग, क्योंकि ठोस कोई भी चीज़ जल्दी से जलेगा, यानी कि इसको हीट करने की आवश्यकता कम होगी, और जो द्रव अवस्था में इसको थोड़ा हीट पहले चाहिए, हीट होगा, उसके बाद ये जलना प्रारंभ करेगा। तो इस प्रकार से इसको बीच में रखा, फिर यहाँ पे ठोस दिया, फिर इसको द्रव दिया, तो इस प्रकार से। और इसको ईंधन, यानी पहले ये द्रव ईंधन को जलाने के लिए इसी के लिए एक विशेष प्रकार का जो क्या इंजन बनाया गया, और उसी का नाम क्या है, विकास। तो ये कहेगा PSLV में किस इंजन का प्रयोग किया गया है, तो इंजन का नाम है विकास। और किसके लिए, तो ये द्रव ईंधन को जलाने के लिए। तो PSLV के बारे में जाने। आइए उसके बाद देखते हैं आपका न्यूज में क्या रहा। तो उड़ीसा में 20 समुद्र में गोलीबारी कर 8 साथी को छुड़ा ले गए मछुआरा। तो देखिए उड़ीसा से संबंधित ज़्यादा कुछ नहीं, तो यहाँ पे याद रखना कि उड़ीसा के केंद्रपाड़ा स्थित एक गहीर महता समुद्री अभयारण्य, तो ये इम्पोर्टेंट है। गहीर माथा समुद्र पर अभयारण्य कहाँ है, तो आपका उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में। गहीर माथा समुद्र अभयारण्य कहाँ है, उड़ीसा में। गहीर माथा समुद्र अभयारण्य कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। और उड़ीसा का जानते हैं राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर है। आइए इस न्यूज में और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, इसके बाद और देखते हैं दूसरा न्यूज में आपका क्या है। भारत ने क्या नाग MK2 का सफल परियोजना। भारत को अभी अनेक प्रकार के अंतरिक्ष मिशन में और अनेक प्रकार के स्वदेशी सामग्री तैयार करने में बहुत ही ज़्यादा सफलता मिल रही है। तो भारत ने स्वदेशी में विकसित जो तीसरे पीढ़ी का एंटी टैंक गाइड मिसाइल नाग, देखिए इसे कहें एंटी टैंक, कैसा ये बना है, एंटी टैंक गाइड मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण किया है। तो देख सकते हैं कि नाग, ये पूछेगा नाग MK2 ये किस प्रकार का मिसाइल है, तो एंटी टैंक गाइड मिसाइल है। और ये कितने पीढ़ी का है, नाग MK2 तो तीसरे पीढ़ी का है। और ये भारत ने स्वदेशी, यानी भारत के द्वारा स्वदेशी बनाया गया है, भारत के द्वारा ये स्वदेशी बनाया गया। और इसका परीक्षण कहाँ पर किया गया था, तो राजस्थान के पोखरण में सैनिक के वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी में फायरिंग सीज फील्ड में इसने क्या किया, इसका मूल्यांकन किया और इसने नाग MK2 के सफल परीक्षण के लिए बधाई दी। तो आप जान सकते हैं कि ये आपका रक्षा मंत्री कौन है, तो श्री राजनाथ सिंह है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नाग MK2 के सफल परीक्षण के लिए बधाई दिया। तो नाग MK2 क्या है, गाइड मिसाइल है, गाइड मिसाइल एंटी टैंक गाइड मिसाइल है। और ये कितने पीढ़ी का है, तो ये तीसरी पीढ़ी का है। इसके बाद आपका देखते हैं, ये खो खो खेल से संबंधित है। जो पहले खो खो विश्व कप का भव्य शुभारंभ उपराष्ट्रपति, खेल मंत्री समेत कई गणमान्य व्यक्ति इसमें मौजूद थे। उसके मौजूदगी में भारत ने पहले खो खो विश्व को रोमांचित उद्घाटन मुकाबले सोमवार को नेपाल को हराकर अपना अभियान की शुरुआत की। भारत ने शुरुआत 7 मिनट में खेले और किसको, नेपाल को हरा दिया। तो इसमें विजेता कौन हुआ है, भारत हुआ है। लेकिन इससे बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तो यहाँ पे देखिए, खो खो, ये खो खो 2030 के एशियाई खेल का हिस्सा बनने के लिए
एशियाई ओलंपिक परिषद को एक पत्र लिखा है। तो आप जान सकते हैं कि एशियाई में पूरे खेल नहीं होता है, पूरे एशिया के लिए एशियाई खेल परिषद को, एशियाई ओलंपिक परिषद को एक पत्र लिखा है और कहा है कि इस खो खो खेल को भी 2030 तक इस एशियाई खेल में शामिल कर लिया जाए। तो कब तक का ये? 2030 तक। वहीं भारत ने कहा कि 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करें और आशा है। देखिए इसमें मानसुख मांडविया जो है केंद्रीय खेल मंत्री हैं और इसने कहा, एक पत्र लिखा कि इसको एशियाई ओलंपिक परिषद को, और कहा कि आशा है कि 2030 तक खो खो खेल को एशियाई खेल का हिस्सा बनाया जाए। जब ये बन जाएगा तो 2036 में भारत इस ओलंपिक खेल का क्या करेगा? मेजबानी करेगा। तो ये मानसुख मांडविया के द्वारा क्या लिखा गया था? एक पत्र लिखा गया था कि इसको, तो एशियाई खेल परिषद को। और ये वर्तमान में भारत के नई दिल्ली में जो हुआ तो उसमें भारत ने अपना झंडा लहरा दिया। आइए, डेनमार्क के पूर्व फुटबॉलर यानी फुटबॉलर कप्तान आप कह सकते हैं, फुटबॉल कप्तान केजर के संन्यास, यानी ये इसमें याद कुछ नहीं रखना ज़्यादातर कि ये जो है साइमन केजर किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। और ये किस देश से नाता रखता है? तो डेनमार्क से। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये साइमन केजर कहाँ से रखता है ताल्लुक? तो डेनमार्क से। और ये फुटबॉल के कप्तान थे जिन्होंने संन्यास ले लिया, इसने संन्यास ले लिया है। ठीक है, ये आज का लास्ट न्यूज़ है और इम्पोर्टेंट है। तो तिरंगबाजी विश्व में खेलेगी बिहार की अंशिका। तो बिहार की अंशिका की यदि बात करें, भारतीय तिरंगबाजी टीम ने बिहार के जमालपुर मुंगेर की रहने वाली है कौन? अंशिका। और इसका चयन हो गया है कि 2025 में तिरंगबाजी विश्व कप में भाग लेंगे। तो अंशिका जो है 2025 में भाग लेंगे किसके लिए? तिरंगबाजी के लिए। और विश्व कप में ये खेलेंगी, यानी विश्व कप खेलने के लिए ये जा रही हैं। तो ये आपका याद रखना है कि 2025 के तिरंगबाजी खेल में कौन भाग लेंगे? तो अंशिका ले रही हैं भाग। और ये कहाँ से? बिहार से बिलोंग करती है और ये बिहार के जमालपुर मुंगेर की रहने वाली है। तो आज का न्यूज़ इतना ही था। तो यदि आप लोग को ऐसा PDF चाहिए तो आप लोग ISPCL ब्रेन बूस्टर ISPCL चैनल टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए और इस प्रकार का आप लोग को PDF प्राप्त हो जाएगा। और जो भी न्यूज़ इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।